हमारे साथ में हमारे अगले गेस्ट जुड़ रहे हैं अविनाश जी। अविनाश बुरक्षकर जी हैं प्रॉफिट मार्ट के वो हैं डायरेक्टर हैं रिसर्च के, और हमारे साथ में शुरुआत से जुड़ते हैं और हमारे दर्शकों को उनकी कॉल से, उनके रिकमेंडेशन से बहुत फायदा हुआ है। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज फिर हमारे शो में। हाँ, गुड मॉर्निंग लवली जी। गुड मॉर्निंग सर। तो अविनाश सर, आज मार्केट पे आपका व्यू सबसे पहले निफ्टी पे, क्योंकि अपने हाईज बना दिया उसकी तो आपको बधाई बहुत बहुत नए हाईज की, लेकिन ये सस्टेन होता दिख रहा है आपको और कंटिन्यू होती दिख रही है रैली? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट लवजीत, मुझे लग रहा है कि ये जो रैली हमने देखी है बहुत ही ब्रॉड बेस्ड रैली है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कोई एक सेक्टर या एक स्टॉक या फ्यू स्टॉक से ये रैली बनी नहीं है। मेरे ख्याल से बैंकिंग में इसने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, प्लस जो फ्रंटलाइन कंपनीज है मेटल स्पेस की, ऑटो स्पेस की, आईटी कंपनीज की, और प्लस जो ओवरऑल ब्रॉड मार्केट है जो हम कैश मार्केट्स को सिग्निफाई करते हैं, वहां पे हमने देखा है कि भरपूर तेजी इसलिए आई है क्योंकि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम पे आपके चैनल पे कहा था कि अभी भी काफी मौके बाजार में है जो कैश मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स को मिली, और ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं लगेगा कि हम 16,000 की तरफ अभी बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 महीने में ये पॉसिबल लग रहा है। तो जिनके पास शेयर्स है वो निवेशक रहे, और कोई भी गिरावट अगर आती है, माइनर करेक्शन आता है, तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए जी, और कोई भी गिरावट आती है तो एक्यूमुलेट करने का, एवरेजिंग का मौका है। और आप ये कह रहे हैं कि अगले एक्सपायरी फिर से रिकॉर्ड एक्सपायरी होगी? नहीं, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अभी जिस प्रकार का कोविड का केसेस कम हो रहे हैं, प्लस जिस प्रकार का वैक्सीनेशन हो रहा है, और जिस प्रकार की जो कमेंट्री कंपनीज दे रहे हैं, देखिए कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि कंपनीज की क्या मैनेजमेंट की कमेंट्री है। हम काफी कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करते हैं, तो हम यही करेंगे कि कंपनीज में कॉन्फिडेंस है, डिमांड बढ़ रहा है, तो निवेशकों को याद रखना चाहिए कि ये सब क्लियर सिग्नल है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी FY22 में रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचेगी। तो इसलिए हमको नहीं लग रहा है कि इंडेक्स तो एक फंक्शन है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बरकरार रहेगी, तो ये सबसे बड़ा कंफर्टिंग फैक्टर है। ठीक है। सबसे पहले अविनाश जी, आपका कोई स्टॉक जो आप जिसको वॉच कर रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि हमारे दर्शकों को भी देखना चाहिए? मुझे लग रहा है कि देखिए एग्रो स्पेस में मुझे लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसा शेयर है, फ्रंटलाइन शेयर, जो हमने आपके चैनल पे बहुत पहले भी रेकमेंड किया है। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने पहले खरीदा नहीं है वो ये स्टॉक को वापस एक बार देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस आ जाएगा, प्लस जो परफॉर्मेंस आने वाले साल में आने वाला है, बहुत ही बढ़िया आने की उम्मीद है। ट्रैक्टर सेल्स, यूटिलिटी व्हीकल सेल्स, प्लस इनका काफी इनके सब्सिडीज है जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1050-1100 का टारगेट मैं समझता हूँ 6 से 8 महीने में पॉसिबल लग रहा है। इस लेवल से भी खरीदने के लिए भी मौके बनेंगे। और दूसरा जो स्टॉक मुझे पसंद है, बेसिकली जो एस्बेस्टस शीट बनाने वाली कंपनी है, वो रहेगा एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। देखिए ये कंपनी में कल ही नतीजे आए, कंपनी का वैल्यूएशन अगर देखे तो इन्वेस्टर्स के फेवर में बहुत सिग्निफिकेंट है। करीबन 10 के पी पे ये 1 ईयर फॉरवर्ड स्टॉक चल रहा है। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने पूरा कर्जा पिछले साल रिपे किया है। कंपनी का जो बैलेंस शीट साइज है, जो हम बैलेंस शीट देखते हैं लायबिलिटी एसेट साइड, वो 930 करोड़ है, और कंपनी का मार्केट कैप 600 करोड़ चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में 6 से 8 महीने में करीबन 500-505, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर कोई रखना चाहे तो 600 रुपया भी ये स्टॉक कर सकता है। एस्बेस्टस शीट इंडस्ट्री में ये सबसे अट्रैक्टिव वैल्यू स्टॉक है। तो दोनों स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा निवेश करके पैसा लगाइए, मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा पैसा ये दोनों शेयर्स में बनेगा। अविनाश जी, मेरे को स्टॉप लॉस दे दीजिए एवरेस्ट इंडस्ट्री में भी और एमएनएम में भी। एमएनएम में मैं समझता हूँ कि करीबन 780-775 का स्टॉप लॉस रखिए। और अगर एवरेस्ट इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये कैश कॉल है, अभी करीबन 405-406 चल रहा है। तो यहाँ पे करीबन 385-390 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है कि पोजिशनल व्यू होता है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू मत ले लीजिए। करीबन 6-8 महीने की पोजिशनल व्यू आपकी रहेगी तो अच्छा खासा मोटा पैसा बनेगा, बट करीबन 380-385 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए। मुझे नहीं लग रहा है कि इसके नीचे स्टॉक जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत एग्रेसिव स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन जब आप एस्बेस्टोस वाली कंपनी एवरेस्ट इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ एक सवाल आ रहा है पंकज जी का, ये जानना चाहते हैं एशियन पेंट्स पे। तो एशियन पेंट्स में भी मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने चौथी तिमाही में रिकॉर्ड किया है, हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि अप्रैल में भी काफी अच्छी ग्रोथ थी, जून में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कोविड का इम्पैक्ट आएगा। और अगर पूरी साल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी रिकॉर्ड वॉल्यूम ग्रोथ आने की अपेक्षा है।
ये भी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली एक B2C वाली प्लेयर है। तो यहाँ पे निवेशक रहे, अगर कोई गिरावट आती है या स्मॉल करेक्शन आता है तो लवजीत यहाँ पे भी खरीदने का मौका रहेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी करीबन 15% का अपसाइड आने वाले एक साल में पॉसिबल है। हालांकि ये लार्ज कैप स्टॉक है तो इसमें एब्सोल्यूट गेन ज्यादा नहीं रहेंगे, बट 14-15% कंफर्टेबली इवन करंट लेवल से पॉसिबल। अविनाश जी, एक सवाल रुचि सोया पे है, और आजकल बाबा रामदेव काफी चर्चा में है, खबरों में है, कोई असर देखते हैं? मैंने अभी जो खबर पढ़ी है लवजीत, इसमें ये कहा गया कि रुचि सोया एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर करने वाला है, क्योंकि अभी जो परसेंटेज पतंजलि ग्रुप का है ये रुचि सोया में, वो करीबन 99% है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई जल्दबाजी न करे, क्योंकि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आएगा तो ऑब्वियसली मार्केट के प्राइस के करीब या शायद थोड़ा सा डिस्काउंट पे ये स्टॉक को मिलेगा। तो जिनको खरीदना है रुचि सोया में और उसमें निवेशक रहना है तो वो मौका मिलेगा। अभी जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश निवेश ना करे। फ्रेश निवेश का मौका नहीं है, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। सर, एक सवाल साउथ इंडियन बैंक पे भी है, और उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर पे ओवरऑल व्यू भी दे दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि साउथ इंडियन बैंक में नतीजे काफी अच्छे दिखाए, एसेट क्वालिटी भी काफी ठीक ठाक है और ये काफी सस्ता बैंक है। इनफैक्ट काफी समय के बाद Q4 में बैंक ने अच्छे खासे प्रॉफिट रिकॉर्ड किए हैं, एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में है। मुझे लग रहा है कि साउथ में लवजीत ये एक ऐसी बैंक है जहाँ पे नेटवर्क अच्छा है, इनका बेसिकली स्मॉल स्केल सेक्टर, MSME सेक्टर में काफी बड़ा एक्सपोजर है। तो यहाँ पे अगर कोई निवेशक है तो होल्ड करे। मैं समझता हूँ यहाँ पे लो बेस पे कम से कम 20-25% की अपसाइड पॉसिबल है। और रही बात बैंकिंग सेक्टर पे, तो बड़े फ्रंटलाइन बैंक जो PSU बैंक है वहां पे हम बहुत पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों विकल्प अभी भी करंट प्राइस पे काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। हालांकि SBI थोड़ा सा बढ़ चुका है, आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा था। हमारा मानना है कि SBI में कम से कम ₹450-500 रुपए का नियर टर्म का टारगेट बनता है। और ये इसलिए क्योंकि एसेट क्वालिटी ठीक ठाक हुई है, और सबसे बड़ी बात इनके पास जो सब्सिडीज है, जैसे कि SBI कार्ड है, SBI लाइफ है, SBI AMC का धंधा है, ये काफी अच्छी वैल्यू इनको आगे भी देगी और कोर बिजनेस अच्छा कर रहा है। तो मैं समझता हूँ SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा पे फोकस करिए। मुझे लग रहा है कि बैंकिंग में PSU बैंक्स इस साल एक अच्छा सरप्राइज पैक आपको साबित हो सकता है। ठीक है, और लेकिन SBI में अभी भी मौका है क्या? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि टेक्निकली आप मत देखिए, लेकिन अगर फंडामेंटली देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस साल से FY22 से स्लिपेजेस कम होंगे, एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में रहेगी। और सबसे बड़ी बात, कॉर्पोरेट कैपेक्स जो इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि कंपनीज को कैपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो फोकस दिया है उसका पूरा बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि 420-25 में अगर किसी को साल भर का नजरिया लेना है तो करीबन 450-500 तो मैं नियर टर्म का टारगेट बोल रहा हूँ, और उसके बाद अगर कोई होल्ड करे तो उससे भी ऊपर जाने की क्षमता है, क्योंकि ये बैंक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, प्लस एसेट क्वालिटी अभी काफी समय के बाद अच्छी हुई है। तो डेफिनेटली पोजिशनल व्यू के लिए खरीदा जा सकता है। अविनाश सर, फूड सेक्टर में कुछ देखते हैं, क्योंकि फूड सेक्टर में इधर कुछ कुछ खबरें आ रही थी और जुबिलेंट में काफी मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था। नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए जुबिलेंट स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन जिस प्रकार से वो तेजी दिखा रहा है, मैं समझता हूँ कि देखिए यहाँ पे ये हाई प्राइस स्टॉक है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से इतना मोटा पैसा बना के नहीं देगा। अगर आपको एक अच्छा स्टॉक चाहिए जो रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, तो यहाँ पे एक कंपनी है बेक्टर फूड्स, जो बेसिकली QSS सेगमेंट के लिए अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी ने करीबन 300 या 350 रुपए में अपना शेयर प्राइस इशू किया था, अभी करीबन 425-428 चल रहा है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक में काफी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मैकडोनल्ड, फिर बर्गर किंग ऐसे कंपनीज के लिए सोल सप्लायर है। प्लस इनका जो ब्रेड का एक्सपोजर है नॉर्थ इंडिया में, तो ये काफी वेल नोन है, अभी वेस्ट में काफी बड़ा एक्सपोजर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ करीबन 475-480 का टारगेट प्राइस नियर टर्म में बन सकता है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है। स्लोली करके इसको एक्यूमुलेट करिए, तो फूड सेक्टर में ये अच्छी खासी रीरेटिंग देख सकते हैं। फूड के साथ ही साथ सर एक बार FMCG सेक्टर में कहीं कुछ चीज है, और मैरिको ITC खासकर। देखिए, मेरिको
काफी बढ़ चुका है, लेकिन मेरिको में भी मैं समझता हूँ कि अगर लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो डेफिनेटली इस प्राइस पे अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है, अगर किसी को साल 1.5 साल का नजरिया है। रही बात आईटीसी की, तो आईटीसी बहुत ही अंडर वैल्यूड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी रिटेल निवेशक इस स्टॉक को खरीदते हैं उनको शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड चाहिए होता है। मेरे ख्याल से आईटीसी बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज देने की क्षमता रखता है, क्योंकि इनके पास बिल्कुल कर्जा नहीं है, कैश भी काफी अच्छी है, डिविडेंड भी अच्छे देती है। और यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रिगर लवजीत ये है कि अगर मान लीजिए कि अगले 6 से 12 महीने में अगर इन्होंने बिजनेस को डीमर्ज किया, जो मार्केट बहुत स्लो क्लोजली वॉच करी, अगर सिगरेट और नॉन सिगरेट बिजनेस को डीमर्ज होता है तो इसमें इस कंपनी का शेयर होल्डर को बहुत फायदा होना चाहिए। हालांकि ये कब होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो आईटीसी में समझता हूँ कि पहला चॉइस रहेगा, उसके बाद मरीको, लेकिन ये दोनों थोड़े से लंबे अवधि के लिए ही स्टॉक्स रहेंगे, शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड है। सर एक सवाल है अंकित जी का, एनएफएल पे जानना चाहते हैं, आप ट्रैक करते हैं? मैं समझता हूँ फर्टिलाइजर सेक्टर में डेफिनेटली अच्छी तेजी आएगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो कंपनीज अभी डीएपी के फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं वहां पे तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी इंक्रीज की है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर पोजीशन है तो होल्ड करें फर्टिलाइजर सेक्टर में। होपफुली मानसून अगर अच्छा आता है तो यहाँ पे और तेजी देखने को मिलेगी। मैंने आपको और एक शेयर लवजीत जी पिछले बार बताया था, वो जीएनएफसी था। जीएनएफसी पे नजर रखिए, हमको लग रहा है जीएनएफसी में तेजी ऑलरेडी देखी गई थी मैं कहने के बाद, लेकिन यहाँ पे 450 460 का टारगेट पॉसिबल है। तो ये भी यूरिया और डीएपी में काम करता है, तो यहाँ पे भी इस कंपनी को काफी फायदा होगा। बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई और चीज चलते चलते, कोई स्टॉक जिस पे आप नजर रख रहे हैं, अगर आप शेयर करना चाहें तो? मुझे लग रहा है कि लवजीत जी एक कंपनी है जो बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट में यानी कचरा मैनेजमेंट में है। ये भी मैंने आपके शो पे बताया था, इसके चौथे तिमाही के रिजल्ट्स बाकी है। इस कंपनी की खासियत है कि ये सबसे बड़ा प्लेयर वेस्ट मैनेजमेंट में है। कंपनी का नाम है एंटनी वेस्ट सेल, नई कंपनी है। और इस कंपनी में हमको लग रहा है कि प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत ही तगड़ा आने वाले साल में आने वाला है, क्योंकि एन्युटी बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अभी भी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में है। साल भर का नजरिया अगर कोई लेता है तो मुझे लग रहा है कि 400 सवा 400 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये भी एक डिलीवरी और पोजिशनल कैंडिडेट है। तो जिनको लेना है मैं समझता हूँ कि 310 311 के आसपास अगर मिलता है तो इनको करो जरूर, यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपनी राय रखने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू लवजीत। थैंक यू।